आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर समीकरण के हल के रूप में एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। वर्गाकार विभव कूप स्क्वायर पोटेंशियल वेल। ये स्क्वायर पोटेंशियल वेल ज्योमेट्रिकली जो पोटेंशियल बैरियर हम पढ़ते हैं उसका जस्ट रिवर्स है। तो पोटेंशियल बैरियर में V0 हाइट होती है और पोटेंशियल वेल में V0 डेप्थ होती है। तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि अगर इस विभव कूप के बाईं तरफ विभव 0 हो, दाईं तरफ विभव 0 हो और विभव कूप के अंदर विभव V0 हो या इसकी गहराई -V0 हो, तो इस तरह परिभाषित क्षेत्र विभव कूप कहलाता है। इसका सॉल्यूशन भी हम लगभग सेम वैसे ही करते हैं जैसे हम पोटेंशियल बैरियर के लिए करते हैं। तो इस वेल के अंदर, वेल के बाईं तरफ और वेल के दाईं तरफ ये तीन क्षेत्र हो गए जिनको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्षेत्र कहते हैं। तीनों क्षेत्र में हमने तीन तरंग फलन psi1, psi2, psi3 ले लिए और तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर की समीकरण लिखते हैं और उनका हल करते हैं। तो पहले क्षेत्र के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण होगी वो होगी d2 psi1/dx² प्लस 2me/h क्रॉस स्क्वायर psi1 = 0। तो ये जो राशि 2me/h क्रॉस स्क्वायर है इसको k1 स्क्वायर मान लेते हैं। तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन बनेगी और उसका सॉल्यूशन होगा a1 e⁻i𝛕 k1x प्लस b2 e⁻i𝛕 k1x, जहाँ a1 और b1 अननोन कोफिशिएंट्स। दूसरे क्षेत्र में जो श्रोडिंगर की समीकरण होगी वो होगी d2 psi2/dx² प्लस 2m e-v0 होता है। तो यह गहराई है -v0, तो e -v0 यानी कि e प्लस v0/h क्रॉस स्क्वायर psi2 = 0। तो 2m e प्लस v0/h क्रॉस स्क्वायर को हम k2 स्क्वायर मान लेंगे। तो इक्वेशन बनेगी d2 psi2/dx² प्लस k2 स्क्वायर psi2 = 0। और ये भी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। तो इसका हल होगा psi2 = a2 e⁻i𝛕 k2x प्लस b2 e⁻i𝛕 k2x। तीसरे क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर की समीकरण लिखेंगे d2 psi3/dx² प्लस 2me/h क्रॉस स्क्वायर psi3 = 0। फर्स्ट और थर्ड क्षेत्र में फंक्शन अलग अलग है psi1 और psi3, लेकिन फर्स्ट और थर्ड दोनों ही क्षेत्र में कण मुक्त है, इसलिए उसकी विभव या उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। तो d2 psi3/dx² प्लस k1 स्क्वायर, ये 2me/h क्रॉस स्क्वायर वही है जो हमने पहले क्षेत्र के लिए लिया k1 स्क्वायर, और ये वापस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन हुई और जिसका सॉल्यूशन हुआ psi3 = a3 e⁻i𝛕 k1x प्लस b3 e⁻i𝛕 k1x। तो जो तीनों सॉल्यूशन हमने निकाले हैं, इन तीनों सॉल्यूशंस में दो दो तरंगे हैं, एक x दिशा में गतिशील, एक y -x दिशा में गतिशील। तो एक को हम आपतित तरंग कहेंगे, दूसरे को परावर्तित तरंग कहेंगे। तो psi1 में पहला पद आपतित तरंग, दूसरा फर्स्ट क्षेत्र में परावर्तित तरंग। psi2 में पहला आपतित तरंग यानी कि फर्स्ट क्षेत्र जो सेकंड में गई है तरंग पारगमित तरंग, और सेकंड क्षेत्र में परावर्तित तरंग। थर्ड क्षेत्र में एक आपतित तरंग यानी कि जो सेकंड से थर्ड क्षेत्र में गई है, प्लस एक परावर्तित तरंग। लेकिन जैसा कि हम फर्स्ट क्षेत्र और सेकंड क्षेत्र की बाउंड्री पे देखते हैं परावर्तक है वहाँ पर, थर्ड क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो थर्ड क्षेत्र में परावर्तक नहीं है तो परावर्तित तरंग भी नहीं होगी, तो परावर्तित तरंग का आयाम शून्य होगा यानी कि b3 0 होगा और psi3 केवल a3 e⁻i𝛕 k1x होगा। अब हम दो सीमाएं हैं हमारे पास, x = 0 और x = a पर। विभव कूप की चौड़ाई हमने a मान रखी है, तो पहली भुजा x = 0 पर, दूसरी भुजा x = a पर। तो सीमांत शर्तें लगाएंगे। x = 0 पर psi1 = psi2, तो psi1 psi2 को बराबर करेंगे, x = 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा a1 + b1 = a2 + b2। दूसरी सीमांत शर्त लगाएंगे हम, x = 0 पर psi1 और psi2 के अवकलन भी बराबर होंगे। तो अवकलन करके x = 0 रखें, इक्वेट करें तो हमारे पास आएगा a1 - b1 = k2/k1 × a2 - b2। तीसरी सीमांत शर्त जो है वो दूसरी बाउंड्री की, x = a पर,
तो x इक्वल टू ए के दोनों तरफ है फंक्शन साई 2 और साई 3, तो बाउंड्री पर ये दोनों बराबर होंगे, तो x इक्वल टू ए पर साई 2 इक्वल टू साई 3। तो x इक्वल टू ए रखें, साई 2 को साई 3 के बराबर करें, तो हमारे पास क्वेश्चन आती है a2 e टू द पावर आइटा k2a प्लस b2 e टू द पावर माइनस आइटा k2a इक्वल टू a3 e टू द पावर आइटा k2a। इसके बाद x इक्वल टू ए पर साई 2 और साई 3 का अवकलन भी बराबर होंगे, तो अवकलन करके हम x इक्वल टू ए रखें, इक्वेट करें, तो हमारे पास a2 e टू द पावर आइटा k2a माइनस b2 e टू द पावर माइनस आइटा k2a इक्वल टू k1 अपॉन k2 a3 e टू द पावर आइटा k1a प्राप्त होता है। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हल करके हम a2 और b2 निकाल लें, और थर्ड और फोर्थ समीकरण को हल करके a2 और b2 पुनः निकाल लें a3 के पदों में, और a2 और b2 के मान हम a1 ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को हल करके हमको मिलेगा a1 a2 और b2 के पदों में। इसमें हम 3 और 4 से a2 और b2 के मान निकाल के रख देते हैं, तो हमको प्राप्त होता है a1 a3 के पदों में, और वहाँ से हमको a3 अपॉन a1 प्राप्त होगा 4k1 k2 e टू द पावर माइनस आइटा k1a अपॉन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर e टू द पावर माइनस आइटा k2a माइनस e टू द पावर आइटा k2a प्लस 2k1 k2 e टू द पावर माइनस आइटा k2a प्लस e टू द पावर आइटा k2a। ये सेम वैसे ही है, ये रिजल्ट वही है जो हम पोटेंशियल बैरियर में प्राप्त करते हैं। तो ये नीचे जो राशियां हैं e टू द पावर माइनस आइटा k2a माइनस e टू द पावर आइटा k2a, तो जैसा कि हमको पता है e टू द पावर आइटा थीटा प्लस e टू द पावर आइटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा, ये साइन थीटा के बराबर होता है, और e टू द पावर आइटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 ये कोस थीटा के बराबर होता है। तो हमने वैल्यू रख दी e की पावर्स की माइनस आइटा साइन k2a और कोस k2a, तो हमारे पास प्राप्त हो गया a3 अपॉन a1। अब a3 अपॉन a1 का हमने संयुग्म में ले लिया, तो संयुग्म में लेंगे तो यहाँ पर आइटा की जगह माइनस आइटा हो जाएगा, और यहाँ रोधिका की तरह या पोटेंशियल बैरियर की तरह k1 और k2 वास्तविक या काल्पनिक अलग अलग स्थिति में नहीं होंगे। यहाँ k2 और k1 दोनों ही हमेशा या सदैव रियल ही होंगे, तो k2 का स्टार या k2 का संयुग्मी k2 ही होगा, और k1 का संयुग्मी भी k1 ही होगा। तो a3 अपॉन a1 का संयुग्म हमने निकाल लिया, तो a3 अपॉन a1 का संयुग्म निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो गया 2k1 k2 e टू द पावर आइटा k1a अपॉन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, ये माइनस आइटा प्लस हो जाएगा आइटा साइन k2a प्लस 2k1 k2 कोस k2a। अब हम पारगमन गुणांक निकाल लेते हैं, तो पारगमन गुणांक निकालेंगे तो t इक्वल टू a3 अपॉन a1 का मॉडुलस स्क्वायर या a3 अपॉन a1 और a3 अपॉन a1 के संयुग्मी का गुणा। तो a3 अपॉन a1 और a3 अपॉन a1 के संयुग्मी हमने निकाल रखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर कोस स्क्वायर k2a। तो a3 अपॉन a1 और a3 अपॉन a1 के स्टार में जो नीचे राशियां हैं वो a प्लस b और a माइनस b हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और चूँकि आइटा स्क्वायर है तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो कोस स्क्वायर है इस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हमारे पास ये बचेगा 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ये पारगमन गुणांक यानी कि तरंग का वो भाग जो थर्ड क्षेत्र में पहुंचता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है तो हमको r अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो r प्लस टी इक्वल टू 1 होता है, तो r इक्वल टू 1 माइनस टी, तो 1 में से t को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये राशि आ जाएगी k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a अपॉन k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। तो अंश में जो राशि है उसको हर में डिवाइड कर दें तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 अपॉन 1 प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a। तो यहाँ जो 1 अपॉन 1 प्लस जो भी राशि है वो स्क्वायर में है, धनात्मक राशि है,
तो 1/1 प्लस समथिंग, तो जो भी राशि आएगी, अब r का मान अशून्य देगी, यानी कि हमको r का मान शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये परिणाम हम वर्गाकार विभव कूप के लिए निकालते हैं कि वर्गाकार विभव कूप के लिए हमेशा E > V0 होता है, लेकिन इस स्थिति में भी सदैव E > V0 होने पर भी कण के विभव कूप से परावर्तन की प्रायिकता अशून्य होती है, यानी कि कण विभव कूप को सदैव पार कर जाएगा या 100% पारगमन होगा, ऐसा संभव नहीं है। कुछ न कुछ परावर्तन अवश्य होगा या अशून्य परावर्तन होगा। अब हम एक विशेष स्थिति की समीक्षा करते हैं, वो है रिजोनेंट स्कैटरिंग या अनुनादी प्रकीर्णन। तो जो r का मान हमने निकाला है, इस r में अगर K2A = n पाई रख दें, तो K2A = n पाई रख दें तो साइन K2A 0 होगा, और इस स्थिति में r की जो वैल्यू होगी वो 0 प्राप्त होगी, अर्थात पारगमन तो मैक्सिमम होगा और परावर्तन शून्य होगा। लेकिन जैसा कि हम अभी ऊपर देखा हमने कि r का जो मान है वो अशून्य होगा, और यहाँ पर साइन K2A का मान 0 रखने पर r का मान शून्य प्राप्त होता है। तो इन दोनों को मैचिंग कैसे किया जाए कि परावर्तन शून्य भी है और परावर्तन अशून्य भी है। तो इसके लिए इसकी व्याख्या इस तरह की जाती है कि जो दो परावर्तित तरंगें प्राप्त होती हैं दोनों बाउंड्री से, एक x = 0 पर और एक x = a पर, तो ये दोनों तरंगें परावर्तित होकर के एक ही दिशा यानी कि -x दिशा में चलती हैं, और ये दोनों तरंगें एक ही तरंग से प्राप्त होती हैं। तो फिर कला संबंध है, तो कला संबंध है तो आपस में ये मिलती हैं, अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण के बाद इनमें विनाशी व्यतिकरण होता है, अर्थात ये तरंगें आपस में विनाशी व्यतिकरण करती हैं, जिससे इनका परिणामी आयाम या परिणामी तीव्रता शून्य हो जाती है। तो एक्चुअल में दोनों सीमाओं से परावर्तन तो होता है, लेकिन परावर्तन की जो परिणामी तीव्रता हमें दिखाई देती है वो शून्य प्राप्त होती है। तो इस तरह हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि वर्गाकार विभव के लिए, वर्गाकार विभव कूप के लिए परावर्तन शून्य भी होता है और परावर्तन अशून्य भी होता है। अशून्य तो वास्तविक स्थिति है कि परावर्तन अशून्य होगा, लेकिन शून्य हमको कैसे दिखाई देता है कि जो भी दो परावर्तित तरंगें प्राप्त हुई हैं, ये दोनों परावर्तित तरंगें आपस में विनाशी व्यतिकरण करते हैं, जिससे इनका परिणामी आयाम या परिणामी तीव्रता शून्य होती है, अतः परावर्तन या परावर्तन गुणांक का मान शून्य हो जाता है। ये जो स्थिति है कि दोनों सीमाओं से परावर्तित किरणें आपस में विनाशी व्यतिकरण करती हैं, ये अनुनाद की स्थिति कहलाती है, इसे अनुनादी प्रकीर्णन कहा जाता है। तो दोनों बाउंड्री से जो किरणें स्कैटर हुई हैं, यानी कि परावर्तित होकर के वापस प्राप्त हुई हैं, विनाशी व्यतिकरण करती हैं, परिणामी तीव्रता शून्य हो जाती है, जिससे परावर्तन गुणांक शून्य प्राप्त होता है। तो ये स्थिति या यह घटना अनुनादी प्रकीर्णन कहलाती है, रिजोनेंट फिर स्कैटरिंग कहलाती है। ये जो घटना है इसको प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से आर्गन और नियोन जैसी गैस में, ये दो साइंटिस्ट है रामसोर और टाउनसेंट, इनके द्वारा प्रेक्षित किया गया था। तो ये प्रायोगिक रूप से पुष्ट घटना है, जिसे अक्रिय गैसेज आर्गन और नियोन में देखा गया था। तो ये जो घटना है, इस घटना को यानी कि इस अनुनादी प्रकीर्णन को रामसोर टाउनसेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये जो रामसोर टाउनसेंट इफेक्ट है, ये वर्गाकार विभव कूप की एक विशेष व्याख्या है जो हमको अक्रिय गैसों में प्राप्त होती है। तो ये प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित घटना है। तो दोनों ही स्थितियां वर्गाकार विभव कूप में प्राप्त होती हैं, और अनुनादी प्रकीर्णन इसका विशिष्ट परिणाम है वर्गाकार विभव कूप का। तो वर्गाकार विभव बैरियर का विशिष्ट परिणाम है कि E < V0 होने पर भी कण थर्ड क्षेत्र में जा सकता है, यानी कि टनल इफेक्ट या सुरंगन प्रभाव होता है, जबकि वर्गाकार विभव कूप का विशेष परिणाम है कि इसमें अनुनादी प्रकीर्णन पाया जाता है। आज के इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।